उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भारत सरकार, श्रीमान राम नरेश जी अग्निहोत्री, आबकारी एवं मध्य निषेध विभाग के राज्य के मंत्री, श्री मनोहर लाल जी पंत, राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना, श्री अनुराग जी शर्मा, सांसद झांसी, श्री रामचंद्र जी सिंघल, मेयर नगर निगम झांसी, श्री पवन जी गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष, और श्री अजय कुमार, रक्षा सचिव भारत सरकार, और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री रवि शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, कला मंच से संबंधित देवियों एवं सज्जनों, और यहां पर उपस्थित हमारे शौर्य और पराक्रम की धरती झांसी के मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, झांसी की वीर भूमि पर आयोजित यह राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प और समर्पण के साथ साथ भारतवासियों की शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा का यह उत्सव है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, इस राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का आयोजन करने में उत्तर प्रदेश सरकार का जितना सहयोग प्राप्त हुआ है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके लिए मैं उनके प्रति, उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह पर्व साथियों जहां हमें भारत की गौरव गाथा से जोड़ता है, देश की स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों से जोड़ता है, वहीं भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से भी यह जुड़ा हुआ है। साथियों, जिस झांसी की जिस शौर्य भूमि पर आयोजन किया जा रहा है उसके कण कण महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और बलिदान की यशोगाथा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बड़ी श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर महारानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र प्रेम, शौर्य और साहस के बलिदान का स्मरण करता हूं और साथ ही उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, इस मौके पर मुझे महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित एक कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद दामन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। हिंदी की प्रख्यात कवि जिनका आप सबने नाम सुना होगा और प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में उनकी कविताओं को भी आपने पढ़ा होगा, सुभद्रा कुमारी की चौहान। यह कविता हर भारतवासी को आज भी रोमांचित कर देती है मेरे बहनों भाइयों। और लक्ष्मीबाई का जीवन भले ही लंबा नहीं था, मगर अपने पराक्रम और बलिदान से उन्होंने जीवन को बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया था। आप जानते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान अतुलनीय है। जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक के बाद एक देशी रियासतें घुटने टेक रही थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया था, मैं किसी भी सूरत में अपनी झांसी को नहीं दूंगी। ऐसी वीरांगना की धरती यह झांसी है। और यह बात भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह घोष वाक्य है जिसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वराज और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए मेरे बहनों भाइयों को प्रेरणा दी थी और उनके अंदर जज्बा पैदा किया था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी कम उम्र में अपनों को खोया। बड़ी कम उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने अपनों को खोया, बच्चों को खोया और यहां तक कि अपना राजपाट भी खोया, मगर उन्होंने भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी नहीं खोया। वह है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। और यह भावना उनमें कूद कूद कर भरी थी जो वे शौर्य
और शिखर पर स्थापित करने के लिए। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। नारी के अबला होने के विचार को हमारे समाज में बहुत लोग मान्यता दे रहे हैं, मगर उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखना चाहिए, जिन्होंने रणभूमि में बहादुरी का बेमिसाल परिचय दिया। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। यह करके इन्होंने दिखाया है। और साथियों, आज जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उसकी याद दिलाना चाहता हूं, तो उन्होंने भी 1942 में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह मानते थे कि आजादी की लड़ाई आधी आबादी की भागीदारी के बिना अधूरी है। इसीलिए उन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम, एक रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। और जब मैं देश का गृह मंत्री था, तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, होना चाहिए। यह आदेश हमने उस समय जारी किया था। पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं का प्रतिशत हमारी इस एडवाइजरी जारी करने के बाद बढ़ा है। और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब सेना में भी महिलाओं के लिए हर बंद दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमने सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी मेरे बहनों भाइयों बढ़ाई है। सैनिक स्कूलों में बच्चियों का को एडमिशन भी किया जा रहा है। अब तो पुणे में मौजूद भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकेडमी में भी महिलाओं के लिए खोल दिया गया है। यही तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी, पिछले दिनों एनडीए में दाखिले के लिए देश भर से 2 लाख लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी थी। 2 लाख से अधिक लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी। साथियों, अब तो सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी देने की व्यवस्था बन गई। लंबे समय से इस देश में महिलाएं सेना में परमानेंट कमीशन की मांग कर रही थी, लड़ रही थी। अब सेना ने फैसला किया है योग्य महिला अधिकारी जो मेरिट में क्वालिफाई करेगी, अब उन्हें परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। और महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा, इससे बढ़िया और क्या दूसरा कोई उदाहरण हो सकता है। साथियों, आज जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हम मना रहे हैं, उसकी भावना, या मैं यह कहूं कि स्वतंत्रता या राष्ट्र प्रेम की भावना इस देश में सदियों से मौजूद रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ चंद्रगुप्त को लड़ने के लिए तैयार किया था। वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था। वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता कभी न स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी। और उसी राष्ट्र रक्षा के भाव ने छत्रपति महाराज शिवाजी को महाराष्ट्र के साथ साथ समग्र राष्ट्र के बारे में चिंतनशील बनाया था। इसी तरह न जाने ऐसे कितने हमारे राष्ट्र नायक है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों तक का बलिदान देने में उन्होंने रंच मात्र भी संकोच नहीं किया।
मेरे बहनों भाइयों, आज जब हम सभी यहां एकत्र होकर राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व मना रहे हैं, तो यह पर्व हमें इसका अवसर भी देता है कि हम एक पल ठहर कर अपनी अब तक की यात्रा पर विचार करें। हम देखें कि अपनी आजादी से लेकर अब तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, विकास पथ पर हम कितनी दूरी तक हम आगे बढ़े हैं और अभी हमें और कितनी यात्रा तय करनी है, और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है, उससे सीख लेते हुए अपने भविष्य की राह हमें और आपको मिलकर ही प्रशस्त करनी होगी। समय के साथ जैसे चीजें बदली हैं, विचार बदले, अवधारणाएं बदली, और मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए हमारी आजादी का अर्थ भी बदला है। और किसी समय हमारी आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ हुआ दुनिया की सहायता से अपनी जरूरतें पूरी करना और विकास की यात्रा तय करना। यह अब कच्ची आजादी थी, पर आज इसका अर्थ यह हो गया है कि हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और एक दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, मेरे भाइयों, आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ से वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का रास्ता अपनाया है। पूज्य बापू का यह मानना था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी या कागजों पर ही शासन का हस्तांतरण नहीं है। जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वदेशी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी। स्वदेशी से उनका अर्थ आत्मनिर्भरता से ही था। मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने कि आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है। और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जहां आजादी के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 32 ईयर्स थी, सामान्यतः औसत जीने का जो समय होता था 32 साल हुआ करता था, लेकिन अब तक किए गए प्रयासों से यह लगभग 70 साल तक पहुंच चुका है। और साक्षरता की दर जहां पर लगभग 12% हुआ करती थी, अब वह 80% पार कर चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर साक्षरता 100% होगी। इसी तरह बुनियादी चीजों की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ जीवन समाज के अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति हुई है। और मैं कह सकता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल में ही कोविड के खिलाफ लड़ाई में 111 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हमारी एक शानदार उपलब्धि है। दुनिया के किसी देशों में इस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है कोविड के खिलाफ, जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। कोविड के खिलाफ जिस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों। और साथियों, आज हमारा देश अनेक प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल चुनौतियों का सामना करता है।
और यह चुनौतियां न केवल समय के साथ बढ़ी हैं, बल्कि उनमें विविधता और व्यापकता भी आई है। पहले सीमाई खतरे हुआ करते थे, वहां की सेना आ जाएगी, सीमा पर हवा बोलती, फिर आतंक और फिर उग्रवाद जैसे खतरे भी पैदा हुए हमारे देश के सामने। और अब तो साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी यह भी एक खतरों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह भी अंतरिक्ष और स्पेस यह सब भी अब खतरे की जद में आ गई। ऐसे में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हमारे देश बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल मजबूत, आधुनिक और सुसज्जित सेना तैयार करें, बल्कि उसके साथ साथ उतना ही सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का वातावरण भी पैदा करें, जो हमारी सेनाओं के सभी जरूरी साजो सामान को, हर हथियार को और समयबद्ध और अन्य आवश्यकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सके। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी इसी वर्ष मैंने तय किया है जो हथियार, जो प्लेटफॉर्म, जो गन, यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात नहीं करेंगे। और साथियों, आज जब मैं उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र, जैसा माननीय योगी जी ने बताया, इस झांसी में उपस्थित हूं, तब यह बात कहना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और साथियों, मैंने कई मंचों पर यह बात कही और आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत जैसा विशाल राष्ट्र दूसरे देशों पर निर्भर रहकर अपनी सुरक्षा जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा आत्मनिर्भर होना एकमात्र विकल्प है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को वह मजबूत करेंगे। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हाल में ही कई हम लोगों ने परिवर्तन किए। आप लोगों ने सुना होगा, पहले जो रक्षा उपकरण फैक्ट्रियां बनाती थी, इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते थे। आपके कानपुर में भी कई फैक्ट्रियां हैं, उसको कंपनी के रूप में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। केवल इसीलिए धीरे धीरे और बेहतर तरीके से, समय से अच्छे हथियार जो है तैयार हो सके, यह फैसला हम लोगों ने किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणाम भी हमारे सामने आने शुरू हो गए। हाल ही में एचएएल का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस साल आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। एचएएल यह हमारी कंपनी है, भारत की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है कि भारत में ही हथियार बनना चाहिए, इसका उपयोग हमारे सेना के जवान करें। यह भारत में रक्षा की दृष्टि से किसी भी भारतीय कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। आज तक भारत की किसी भी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था बहनों भाइयों, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह निर्णय भारत में रक्षा उत्पाद और साजो सामान के निर्माण में की संभावनाओं का एक आदर्श उदाहरण भी यह प्रस्तुत करता है। इसके अलावा पिछले 7 वर्षों में हमारे रक्षा निर्यात का 38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं नीतियों का परिणाम है। 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का हम लोगों ने निर्यात किया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम सबको इस बात पर फक्र होना चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भारत की इतनी तेजी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। 10,000 से अधिक, जो भानु प्रताप जी वर्मा यहां पर बैठे हैं, ये विभाग के मंत्री, 10,000 से अधिक एमएसएमई का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना इसी का परिणाम है। 10,000 एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ गई है, जो हमारी फैक्ट्रियां चल रही है। आज यदि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट
स्टार्टअप, इनोवेशन और रोजगार बढ़ा है तो इन्हीं नीतियों का परिणाम है। और मेरे बहनों भाइयों, एक समय था जब देश में लगभग 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात की जा रही थी। आज तस्वीर बदल गई है, आज तस्वीर बदल गई। और बहनों भाइयों, आपको यही मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो पंखा भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, पूरे कैपिटल बजट का 64% हम लोगों ने तय कर दिया है। चाहे जो भी हो जाए, हम दुनिया के दूसरे देशों से माल नहीं खरीदेंगे। भारत की धरती पर भारत के पसीने से जो माल बना होगा हम वही खरीदेंगे। बहनों भाइयों, सरकार और उद्योग जगत के साझा प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त करेंगे। यह भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम भारत के लिए ही नहीं बनाएंगे, सारी दुनिया के लिए हम बनाएंगे और इस शपथ को हम पूरा करेंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरे इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण है इस देश की सामूहिक संकल्प शक्ति और भारत की युवा शक्ति का उत्साह और उनके भीतर मौजूद अपार ऊर्जा। आपके अंदर जो उत्साह है, अपार ऊर्जा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे इस संकल्प की सिद्धि हो। छत्रपतींचा विचार म्हणजे